अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। पीएसएल हंगामा के सिलसिले में कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा दिलचस्प मैच हुआ। वैसे तो फतह हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स पर, लेकिन असल में फातेह मैं अगर देखूं तो वो लाहौर के अवाम थे, क्योंकि ज़बरदस्त क्राउड, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मैच देखने आए और सिर्फ लाहौर कलंदर्स की टीम को सपोर्ट नहीं किया बल्कि पेशावर ज़ल्मी को भी बराबर की ही सपोर्ट हासिल रही है कल की मैच में शायकीन की जानिब से, जो एक अच्छा साइन है। और ये नज़र आता है कि लाहौर के अवाम जो है वो किसी एक टीम को नहीं बल्कि क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा मंजर देखने में आया और हम ये तवक्को करते हैं कि बाकी शहरों में जहाँ जहाँ मैचेस हो रहे हैं वहाँ भी क्रिकेट के शायकीन इसी बड़ी तादाद में आएँ और अपनी टीमों को या क्रिकेट को सपोर्ट करें। तो कल का मैच, उस पर आगाज़ में बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी ने कल हैरान कर दिया और लाहौर कलंदर्स को एक दिलचस्प कह लें या आसान कह लें, आसान मुकाबले में शिकस्त दे दी लाहौर कलंदर्स को। तो इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स सलीम मलिक साहब और सकलान मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। और आपकी परसेंटेज, चले उसको तो हम पीछे रख देते हैं, साइड रखते हैं। लेकिन ज़बरदस्त मैच, पेशावर ज़ल्मी ने हैरान कर दिया जनाब, लाहौर कलंदर्स को चारों शाने चित कर दिया। अच्छा, इसमें आप अगर ओवरऑल मैच पे, तो तबसरा मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, जो एक फ़ैसला है लाहौर कलंदर्स का, ये बड़ा हैरत का बायस बना है हम सब के लिए। बल्कि हम डिस्कशन भी कर रहे थे, आसिफ अली को नीचे से उठा के उन्होंने ओपन करवा दिया और उसके बाद हमने देखा क्या हुआ, चरागों में रोशनी न रही। अभी आप एक बात कर रहे थे कि लाहौर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, आपको कहना चाहिए था उसके बाद क्राउड की। वही मैंने क्राउड की बात की एक्चुअली। पॉज देना चाहिए था। अच्छा। सही यार है। देखिए, हम लोग ना, आप अक्सर बात करते हैं कप्तानों की कि जी शहीन की कप्तानी की भी अक्सर बात की जाती है कि पाकिस्तान के लिए कप्तानी की भी उसने, यहाँ से आप और करेंगे भी या वो यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना आप कि आपको साइंस मिल रहे हैं, यानी कि आपको साइन यहाँ ऐसे ही पता चलता है ना। आप जब किसी भी प्लेयर को कप्तान बनाते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए कप्तानी करेगा, तो उसकी जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता वहाँ से आप चीज़ों को पिक करते हैं ना, किसी भी कप्तान की या किसी प्लेयर की। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि फ़ख्र के होते हुए जो एक बहुत तेज़ बैटिंग करता है और आपके पास अब्दुल्ला शफीक ओपनर हो और आप उसको आसिफ को ओपन करवा दें, ये तो वो चीज़ें होती है। पिंच हिटर वो नीचे से उस वक्त भेजा जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा स्कोर की ज़रूरत हो। बिल्कुल ठीक है। मतलब आपको तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है, पिछले मैच से तजर्बे कर रहे हैं आप। मैं पूछता हूँ एज ए ले मैन के आसिफ अली को क्यों ऊपर भिजवाया है? सही है। मतलब इसकी कोई तुक होनी चाहिए ना। आप शफीक के बजाय फ़ख्र तो वैसे ही उड़ा के रख देता, अगर वो चल जाए तो टीम वैसे ही वो तितर। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आसिफ अली का नीचे होता है, जहाँ नया बॉल गुजर चुका होता है, पुरानी बॉल होती है, स्पिनर लगे होते हैं और वो बड़ी हिट मारता है। एग्जैक्टली। आप उसने पिछले मैच में कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है कप्तान की तरफ से, शाहीन अफरीदी की तरफ से, वो कहते हैं जी नईम की जगह लेकर आए हैं इसको, और चूंकि ये पहले ओपनिंग करता रहा है। अब मजे की बात, ये ओपनिंग अब नहीं, ये तकरीबन 8-9 साल पहले करता रहा है आसिफ अली, तो अब आके उसको ओपन करा दिया है। नईम की जगह लाना अपनी जगह पर। ये पाकिस्तान के लिए कहाँ खेलता रहा है? डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिक को छोड़ दे। आप देखें, जिस बंदे को आपने पाकिस्तान में खिलाना है, आप जब वो पाकिस्तान में आएगा क्या वन डाउन खेलेगा? बिल्कुल ठीक है, वो खेलेगा? नहीं खेल सकता, नहीं खेलेगा ना। नहीं खेल सकता। तो आप तो वो 6 नंबर 7वें नंबर पे आके उसने 1-2 मैचेस मुझे याद है 4 छक्के मार के जितवाए थे, तो आप उसको ज़ाया कर रहे हैं ना ऊपर भिजवा के। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आप अब्दुल्ला शफीक जो बेचारा पाकिस्तान का ओपनर है, ओपन करता रहा है, आप उसको पीछे लेके जा रहे हैं। ये किसी भी प्लेयर का कॉन्फिडेंस ख़राब करना हो ना, ये पिछले साल अब्दुल्ला शफीक के साथ पिछले साल भी ऐसे ही किया था कि आपने उसको वन डाउन करवाई, एक मैच में उसने 40-50 किया, उसके बाद 6 नंबर पे ले गए और यही हाल। तो ये देखें, किसी भी कप्तान का किसी प्लेयर को बनाना और ख़राब करना उसके हाथ में होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे ये बता दें, आपने कौन से 50-50 स्कोर किए हुए जो आप सिकंदर से ऊपर आ रहे हैं? पिछले मैच में आपका जो सबसे मेन प्लेयर था वो सिकंदर था, जिसने बहुत फेंटा लगाया। और इस मैच में भी अगर उसकी इनिंग निकाल दी जाए तो कुछ नहीं बचता, तो कुछ नहीं बचता। आपको चाहिए था कि सिकंदर को प्रमोट करें, जो आपका इन फॉर्म बैट्समैन है। आपको कोशिश तो ये होनी चाहिए किसी भी टीम की
कि अगर इनफॉर्म बैट्समैन है तो आप उसको ऊपर भिजवाएं ताकि आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस्कलान मुश्ताक साहब से भी इसी पॉइंट पर बात करते हैं। इस्कलान साहब, ओवरऑल जो बैटिंग रही है लाहौर कलंदर्स की, और फिर जो जिस तरफ निशानदेही की है मलिक साहब ने भी कि शाहीन अफरीदी साहब सिकंदर से ऊपर आ रहे हैं और दोनों का फ़र्क हमें नज़र आ रहा है बैटिंग में, फिर आसिफ अली को ओपन करवाना, ये किस तरह का फैसला था? देखिए, आप किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं ना तो आपकी 3 चीज़ें देखी जाती हैं। प्रेपरेशन, फिर प्रेपरेशन के बाद आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या होती है। और अगर प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है और आपकी प्रेपरेशन नहीं है, आप एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कर रहे हैं, तो ये जो 3 चीज़ें जिसके ऊपर आपने दुनिया फतह करनी है वो आप नहीं कर पाएंगे। सही है। आपके प्लान्स नहीं है, आपकी प्रेपरेशन नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, तो आपका कोई विजन भी नहीं होगा, डायरेक्शन भी नहीं होगी। अगर आप एक्सपेरिमेंटल चल रहे हैं तो फिर इफ़ एंड बट के ऊपर है, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ। ये तो जो है वो किसी भी, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देख लें या आप अगर क्रिकेट के अंदर देख लें, अगर आप प्रेपरेशन नहीं है, प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं है, आप रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। और एक्सपेरिमेंटल में चले जाएंगे तो आपको, क्योंकि आपका मिजाज एक्सपेरिमेंट वाला है, तो कभी भी क्लैरिटी नहीं होगी आपको, और टीम के अंदर भी क्लैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि मेरा रोल क्या है और मैंने किस तरह जाके एग्जीक्यूट करना है, मेरी डिमांड क्या है। तो हर बंदा जो है वो बिखरा रहेगा, सोचें बिखरी रहेंगी। देखिए, टीम उसको कहते हैं जिसकी सोच एक हो, जिसकी डायरेक्शन एक हो, जिसका विजन एक हो, जिनके रोल डिफाइन किए गए हों, उनके ऊपर लीडर हो, उनका प्लान बना हुआ, उनकी स्ट्रेटजी हो और उनके प्रोसेस बने हो, फ्रीक्वेंसी भी एक हो और जिनके दिल जुड़े हुए हों और वो एक डायरेक्शन में जा रहे हो, वो टीम बनती है। और जब सब कुछ बिखरा होगा ना तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। 5 मैचों के बाद तजुर्बे करने की नहीं, देखें, ये आई थिंक इट्स टू मैनी एक्सपेरिमेंट्स। मैं तो ये जो हेड कोच इन्होंने रखा हुआ है रसल डोमिंगो, मेरा ख्याल है पहले तो डेरन गफ थे, उसके बाद इनको लेके आए हैं। ये कब आए इन बेचारों को पता ही नहीं होगा। लास्ट मिनट में आया तो ये बेचारा सुन रहा होगा कि भाई किस तरह लेके चलनी है टीम, कौन था जो इस टीम को लेके जा रहा था, वो बस उन्हीं के बीच में जो है ना वो जी हजूरी कर रहा होगा। सही है। जाहिर है उसको सिस्टम का भी नहीं पता होगा। तो फिर बात वही आ गई कि जब आपकी प्रेपरेशन से ही नहीं होगी, हम प्रेपरेशन सिर्फ 11 खिलाड़ियों की समझ रहे होते हैं, प्रेपरेशन पीछे से शुरू होती है। ये आपका हेड कोच कौन है, उसकी क्या फिलॉसफी है, वो किस तरीके से लेके जाएगा, आपका सपोर्ट स्टाफ क्या है, उन्होंने क्या प्लान्स बनाए हुए, वो बॉलर्स के, बैटिंग के, स्पिनर्स के, टीम के, और विनिंग फार्मूला क्या है, वो उसके प्लान्स बनते हैं और फिर जाके सारी चीज़ होती हैं। ये जिस तरह शफल वफल किया हुआ, आई थिंक अनफेयर अब्दुल्ला शफीक के साथ जो सलीम भाई ने कहा है, हम देख रहे हैं, हमारे लिए इतना कंफ्यूजिंग है, तो जो खेल रहे हैं उनके लिए कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है। बिल्कुल, बहुत कंफ्यूज होता है। मुझे अगर कोई बॉलिंग का पैटर्न चेंज कर दिया जाए ना, मेरे साथ हुआ 2-3 दफ़ा। मैं जाके कैप्टन के पास बैठता था और मैं कहता था कि आपने मेरा पैटर्न चेंज किया है, अब मुझे इसके लिए तैयार करना, अपना एक ज़हन बनाना है और उसके लिए मुझे अपने जो फार्मूला ढूंढना है कि इसको मैंने कैसे अप्लाई करना है। सही। ओपनर को मिडल ऑर्डर ले जाओगे तब प्रॉब्लम होगी, मिडल ऑर्डर ऊपर चला जाएगा प्रॉब्लम होगी। इवन यहाँ तक के नॉन स्ट्राइकर और स्ट्राइकर दोनों ओपनर हैं, और जो गेंद पहला फेस करता है उसका माइंडसेट डिफरेंट है और जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होता है उसका माइंडसेट डिफरेंट है। हालांकि हो सकता है एक गेंद के बाद उसको अगला गेंद खेलना पड़ जाए, वो फिर भी इसमें भी फ़र्क पड़ता है। आपको प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है साइकोलॉजिकल और मेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक ये शफलिंग जो है ना, मुझे रसल डोमिंगो की समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह ये शफलिंग कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। नहीं, शफल तो कप्तान कर रहा है। मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँ। बहुत शरीर है बस। अच्छा, इसमें ना आपने कभी मोहल्ले में क्रिकेट खेली है? जी हाँ, मोहल्ले में तक खेली, उससे आगे किसी ने नहीं, मतलब चलो हम सब ने खेली है। हम भी शुरू में कोई चैंपियंस तो नहीं थे, हम भी शुरू में वहाँ से स्ट्रगल करके आए। मोहल्ले में ना अक्सर एक बंदा ऐसा होता था जिसके पास पैसे होते थे, ठीक है ना, वो कहता था, उसको खेलना खोलना कुछ नहीं आता था, वो कहता था भाई बॉल के पैसे मैं दूंगा, पहला बॉल मैं करूँगा, अटैक मैं करूँगा, बैट मैं लेके आऊँगा, पहले बैटिंग मैं करूँगा। ये लाहौर कलंदर की टीम का मुझे ये हाल लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई एक पैसे मैंने डाले हुए हैं इसमें, मैं वन डाउन जाऊँगा, मैं ओपन जाऊँगा। अब हाल तो ये हो गया ना कि ये एक मैच्योर कैप्टन जो होता है ना, उसको ये देखना होता है कि मैंने बारी लेनी है या मेरी टीम को किसको ऊपर भेज के फ़ायदा है। अगर मैंने अपने आप को दिखाने के लिए ऊपर, या तो आपने कुछ बहुत अच्छा आपका रहा हो ना, जैसे अच्छा आपने इमरान खान की तरह
वर्ल्ड कप में वन डाउन जाके बैटिंग पे बहुत मेहनत की हो। देखें या तो आप उस लेवल पे जाएं सही है कि आप बहुत मेहनत करके बैटिंग में भी अपना नाम बनाएं। जब आपने अभी तक कुछ किया नहीं, आप अपने मेन प्लेस के ऊपर जाके आप बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर लगता पैसे ही एक दूसरे से बोल दे छुपाए ने कि मैं उत्ते जाना तो बाद चो जाना। अच्छा चलें, इनकी बैटिंग की तो हमने बात कर ली है। स्कोर बड़ा कम, 129 रन्स जो है बनाए, 130 का टारगेट दिया। शुरू में पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी डगमगा गई थी, 2 विकेटें इन्होंने अर्ली हासिल कर ली थी लाहौर कलंदर्स ने। उसके बाद बाबर आजम जो तवक्को की जा रही थी उनसे, अच्छी परफॉर्मेंस की, अच्छी इनिंग्स की, उन्होंने बिल आखिर वो उस तरफ आ गए हैं। और अगर मेरे पास जो यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा है, 1 साल के बाद वो और 16 T20 मैचेस के बाद उन्होंने 50 रन यानी हाफ सेंचुरी जो है वो स्कोर किया, मायूस नहीं किया। और कल सपोर्ट भी पूरी तरह से लाहौर की जो शायकीन है उनको दे रहे थे। बाबर की इनिंग्स और ओवरऑल जो बैटिंग रही है पेशावर ज़ल्मी की, कैसे देखते हैं इसको? यार जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो कल देखने में आई ना, कि बाबर कल थोड़ा अग्रेसिव खेले हैं। अगर आप कंपैरेटिवली बाकी उनकी इनिंग्स देखें ना, तो वो कल वो शॉटें खेल रहे थे, तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे थे, कि ये मेरा ख्याल में एक अच्छा साइन है किसी भी ओपनर के लिए और उसके अपने लिए भी, कि लोग बातें करते हैं गो कि उसको LBW का भी एक चांस मिला, वो आउट दिया अंपायर ने, फिर कैच भी एक ड्रॉप हुआ। मगर इवन दो उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उसने तेज़ खेलने की कोशिश की। वो उसके लिए मेरा ख्याल उसको ये इस पे रहना चाहिए, क्योंकि पता चलेगा जब आप 200 चेस कर रहे होंगे फिर आपका प्रेशर बिल्ड होगी। इसमें थोड़ा सा साइम अयूब का मैं कह दूं कि मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेल रहा है। उसको अपनी परफॉर्मेंस पे मेरा ख्याल उसको ज़रूरत है बड़े 50 की, और ये मौका था, कम स्कोर था, उसको बारी लेके थोड़ा टाइम लेके खेलना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, चूंकि आप बैट्समैन हैं, अब अगर आप बाबर की इनिंग्स की हम बात कर रहे हैं, 44 जो रन्स हैं उनके, वो 22 गेंदों पे हैं, वो जो जिस तरफ आपने भी इशारा किया, तेज़ उन्होंने इनिंग्स के लिए। बाकी की जो उनका जो स्कोर है, 8 स्कोर, वो उन्होंने बाकी गेंदों पर किया है। टोटल उन्होंने 42 गेंदें खेली हैं, 20 गेंदों पर किया। वो ये बाद में जाके स्लो क्यों हो गया आपके ख्याल? नहीं देखें, एक तो मैंने वही आपको कहा ना, जब 200 आपको चेज करना होगा ना, फिर आपका पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। फिर आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन रखना पड़ेगा। चूँकि स्कोर कम था, 129 स्कोर था, शुरू में तेज़ खेल के एक मोमेंटम बना लिया था, इतना कर लिया था कि अब अगर हम स्लो भी खेलेंगे तो आप आराम से मैच जीत सकते, ठीक हो गया। तो इसलिए मेरे ख्याल वो पैनिक नहीं किया कि हमें बहुत लंबा स्कोर चेज नहीं करना। तो ये होना भी चाहिए। देखें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 5 स्कोर रह गया, 20 बॉलें पड़ी हैं, वो ऐसी ऊंची हिट मार के आउट हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलाम भाई, अच्छी बात यह है बाबर की इनिंग्स में कॉन्फिडेंट तो वो नज़र आया, जैसे कि मलिक साहब भी कह रहे हैं। वो जो शॉट्स, कवर ड्राइव्स हैं उनकी, मिड ऑन पे वो खेलते हैं, जिस तरीके से स्पेशलिटी है जो उनकी, वो हमें वो कल बाबर वो वाला जिसकी जो प्रेज़ होती है, जिसकी तारीफ़ होती है, वो नज़र आया हमें फील्ड में। जी, उसकी क्लास तो है ही है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। जो कवर ड्राइव जो है उसका ट्रेडमार्क है, जिस तरह की वो शॉट खेलता है, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो इस तरह की शॉट खेले। इवन स्ट्रेट ड्राइव भी अच्छी खेलता है वो। बाकी जो है मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो एंड में वो कंट्रोल हुआ है, मैं ये समझता हूँ, जो मैं मैच देख रहा था, हुसैन तलत उसके साथ खेल रहा था। तो आई थिंक दोनों ने अंदर बात की होगी, तो उसने कहा कि भाई हुसैन तल्लत को कि भाई तुम अपनी जो नॉर्मल इनिंग्स है या जो तुम्हारी गेम है तुम वो खेलो। तो अगर हुसैन तल्लत को आप देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, यू नो फ्लो के साथ चल रहा था। तो उसने कहा कि चलो इसको जो है ना इसको मौका भी दे दिया जाए, या ये चल रहा है काम तो हम लोग जीत की तरफ ही जा रहे हैं। तो वो अपना उसने प्रॉब्ली 5वें गेयर से वो तीसरे चौथे में आ गया और हुसैन तल्लत अपने फ्लो में चलता चला गया। जो आप लोग बार बार कहते हैं कि कप्तान को अपनी इनिंग्स नहीं, अपनी टीम की इनिंग्स की तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त बाबर ने ये चाहा होगा या कहा होगा कि भी हुसैन थोड़ा सा और नॉक कर ले, ताकि इसका थोड़ा सा और यानी कॉन्फिडेंस भी आ जाए, कुछ रन्स भी आ जाएं, ताकि अगले मैचों के लिए भी फायदा हो जाए। और प्लस ये तो अपना काम कर चुका था, एंकर रोल भी कर दिया उसने, बेस भी बना दी, उसने शॉट्स भी दिखा दिया आपको, क्राउड भी खुश हो गया, और जो है वो बैट कैरी करके वो मैच जीत के वापस आ गए। बाकी जो साइम की बात हो रही है, इस प्रोग्राम से पहले हमारा जो बिल्डअप प्रोग्राम था उसमें मैंने कहा था कि जब भी कोई इंजर्ड होके आता है या ड्रॉप होके आता है या रेस्ट करके आता है, किसी वजह से किसी को जो रेस्ट दिया जाता है, तो कम से कम 5 से 8 मैच लगते हैं आपको वापस उस मोड में आने के, अपनी पूरे पोटेंशियल पे आने पे। पहले मैच में इसने 50 किया, उसके बाद थोड़ा सा रस्टी नज़र आना शुरू हुआ। तो मेरा ख्याल है कि जब
इसके ऊपर जितनी एक्सपेक्टेशंस थी तो इसने भी अपने आप को उसी तरह का समझ लिया। बिल्कुल ठीक है ठीक है, इसके अंदर जो पोटेंशियल था, जिस तरह का ये खिलाड़ी है, जिस तरह की इसने परफॉर्मेंस दी है जी। जब आप शुरू करते हैं तो आप उन्हीं बेसिक चीज़ों को फिर पकड़ते हैं जिसकी वजह से आप ऊपर गए थे। टाइम लग सकता है। हाँ जी, तो उसके लिए आपको टाइम लेना ही पड़ेगा। तो आप अपनी बेसिक पे रहते हुए, टाइम लेते हुए, जैसे सलीम भाई ने कहा, बेसिक पे रहे, टाइम लेते हुए जाए और करते करते फिर वो आपका जो मैक्सिमम जो आपका पोटेंशियल वो बाहर निकलेगा। तो आपके जो है ना वो देख लें 4-5 मैच हो गए, 5 मैच हो गए, एक मैच में किया है, 4 मैच हो गए इसके। मेरे ख्याल है सकी उसने हमारी बात सुन ली है कि 7-8 मैच लगते हैं, वो 50 करने के बाद फिर वापस चला गया। हालांकि सकी देखो ये बड़ा उसके लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो जिस वापस आने के बाद उसको 50 रन मिल गए थे। वो जो एक प्रेशर होता है वो उसमें से निकल गया था और उसको अब उसको मेंटेन रखना चाहिए था। मुझे नहीं पता, मैं लगता है हमारी बात सुन ली है, वो कह रहे नहीं 8 मैच मुझे चाहिए। चलें सर, अच्छा ये इसमें एक थोड़ा सा मैं बता दूं, ये आप अभी तलत हुसैन तलत की बात कर रहे थे, इसका स्ट्राइक रेट देखें तो उससे बहुत बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर भी तेज खेला है। अच्छा सर, बॉलिंग की उसको कहा कि ये चल रहा है तो मैं थोड़ा सा रहूं, ये चलता चला जाए। नेचुरल क्रिकेट खेली उसने। बॉलिंग की तो मुख्तसरन बात कर लेते हैं। अगर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग देखें तो मुतासिर कौन बॉलिंग है? अगर आप इस पे जोसेफ को देखें, 3 विकेटें उन्होंने लिए हैं, लुक वुड ने 2 विकेटें ली हैं, हुसैन तलत भी 2 विकेटें हासिल कर गए हैं। तो ओवरऑल बॉलिंग पे आपका तबसरा जानना चाहूँगा मैं। टाइम हमारे पास कम है चूँकि ब्रेक भी लेनी है हमने। जी देखें, टॉप के 3 जो बॉलर हैं, लुक वुड, जोसेफ और अली रज़ा, इस आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है इन्होंने, तो बिल्कुल ही इनकी कमर तोड़ दी है। एक मैच को एक साइड पे लेके चलेंगे। बाकी जो हुसैन तलत, आरिफ यकूब जो है उसने तो मज़ा लूटा है। ऊपर वाले 3 बॉलरों ने जो है ना वो बेस बनाई है, उन्होंने इनका सबका जो है ना टुकड़े किए, उड़ा के रख दिया है पेशावर ज़ल्मी को। उसके बाद जो है तो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू जोसेफ, जिसने 4-15-3 यानी कितना वो इकोनॉमिकल रहा। लुक वुड, और देखें अल्लाह बुरी नज़र से बचाए ये अली रज़ा को, बच्चे को पेस भी दिखा रहा है, कंट्रोल भी दिखा रहा है और स्किल भी दिखा रहा है। आपको तीनों चीज़ें दिखा रहा है। आप दूसरी साइड पे देखेंगे, इस साइड पे आपको पेस नज़र आएगी, कंट्रोल उतना नज़र नहीं आएगा, स्किल्स भी थोड़ी बहुत नज़र आएंगी इस साइड पे, और यहाँ भी एक्सपीरियंस है दूसरी साइड पे बॉलिंग पे। मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो इस बच्चे में ये तीनों चीज़ें दिखा रहा है। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। लेकिन ये बुरी नज़र ही सिर्फ होती है, बल्कि साहब ये कुछ और भी होता है, क्योंकि जो भी फास्ट बॉलर आता है बड़ी तेज़ बॉलिंग करता है, इंप्रेसिव गेंदबाजी करता है, विकेटें भी हासिल करता है, उसके बाद जाके वो नज़र ही लगती है, कुछ और मामला होता है। एक्चुअली बेसिकली होता ये है, देखें जब आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी, बेहतर परफॉर्मेंस कह लें, बहुत अच्छी, बहुत जैसे अली रज़ा है। अब जैसे ये इसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल कर रहा है और इसको इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, इस पे काम करने की ज़रूरत ये है कि एक तो ये आपे से बाहर ना हो, जो पंजाबी कहते हैं ना, आपे जो बाहर ना हो, क्योंकि जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ना तो हमारा मीडिया इतना उठा देता है उसको कि उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको नहीं, इसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि आपने मेहनत रखनी है और पाकिस्तान के लिए लंबा खेलना है। तो ये चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोचेज़ को इनके साथ काम करने की ज़रूरत है, और ये मैं समझता हूँ जैसे शकी ने कहा, ये इस बच्चे में पोटेंशियल नज़र आ रहा है और ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। इंशाल्लाह ठीक हो गया नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात भी होगी, और जो आज का मैच है बिलखुसूस उस पर गुफ्तगू होगी। इंपॉर्टेंट मैच एक और होने जा रहा है, कराची किंग्स मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स होंगे। उनके स्टैट्स क्या अब तक के PSL में हैं, और ख़ासतौर पर सीज़न 10 की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको PSL हंगामा में। नाज़रीन, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कल के मैच की, और जो परफॉर्मेंसेस दिखाई गई उन पर राय ले रहे थे अपने लेजेंड्स की, लेकिन इन लेजेंड्स की जो कारकर्दगी है उस पर हम बहुत कम बात करते हैं, हालांकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा फ़ख्र है। अगर मैं याद करूं 1999 का वर्ल्ड कप जिसमें हैट्रिक स्कोर की थी जनाब सफियान मुश्ताक साहब ने, उस पर मैं चाहूँगा कि इनके तासुरात, इनके जज्बात हम जानें, क्योंकि हम तो बड़े खुश थे, ज़ाहिर है हमारे लिए फ़ख्र का मकाम था। और सलीम मलिक साहब की इनिंग्स को भी भुलाया नहीं जा सकता, फरामोश नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1994 में 143 रन की इन्होंने एक इनिंग्स खेली थी। सर जी, वो जो इनिंग्स उस वक्त मुश्किल हालात होते थे, इस तरह से सोशल मीडिया नहीं था कि प्रमोशन ज़्यादा हो सकती, जिस तरह छोटी मोटी भी इनिंग्स होती है तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आपको याद है 1994 की वो इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 143 रन की? वो लाहौर में थी मेरा ख्याल। जी बिल्कुल। वो असल में हुआ ये था कि
सुबह के टाइम ना हम स्ट्रगल, मैं आपको बताऊं, उस मैच में हमने बड़ा स्ट्रगल किया, इवन पिंडी में भी किया, वहाँ भी मैंने 237 हाईएस्ट स्कोर। जी 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 माशाल्लाह। दोनों इनिंग में हम फॉलो ऑन हुए थे। लाहौर में भी हुआ ये कि सुबह के टाइम वसीम अनफिट थे, तो वकार ने भी सुबह के टाइम कहा कि जी मैं तो खेल नहीं सकता। अब आप सोचो, सुबह के टाइम टॉस होने से आधा घंटा पहले हमें समझ ना आए कि किसको खिलाएं, 3 फास्ट बॉलर थे। फिर मुझे याद है कि मोहसिन कमाल को, वो सामने ही उसका घर था, तो हमने सुबह सुबह फ़ोन करके उसको बुलाया था और दूसरा फास्ट बॉलर खिलाया। हम फॉलो ऑन हो गए क्योंकि हमारी बॉलिंग नहीं थी। तो वो शेन वॉन उस वक़्त पीक पे था, तो हमने फिर वो मैंने और आमिर सुहेल ने, मुझे याद है कि उसने 100 किया था और मैंने पहले इनिंग में शायद 75 किया, दूसरी में और सेकंड में 41-43 करके हमने मैच वो पाकिस्तान को बचाया। इसी तरह पिंडी में भी यही हुआ था। अच्छा, कि हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसको भी, उस मैच को भी मैंने 237 किया था और हम आगे लगे, हार रहे थे मैच, और वो भी हमने ड्रॉ किया था, मैच जीते। फिर कराची हम जीते थे उनके खिलाफ। ज़बरदस्त। तो वो उस सीरीज़ में मेरी वैसे बहुत ज़्यादा स्कोर था, क्योंकि वो शेन वॉन तो पकड़ा ही नहीं जाता था वो किसी से, वो इतनी, मगर ये था कि वो सीरीज़ बहुत अच्छी गई थी हमारी। ज़बरदस्त। ये ऐसी इनिंग्स हैं वो बहुत याद ज़्यादा तारीफ़ें नहीं से मुझे अच्छा ही नहीं लगता। नहीं सर, हमें अच्छा लगता है, हमें वो याद करना। बस वो अच्छा टाइम था जी, अच्छा हो गया। बेहतरीन टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट का, एक तरह से अगर कहा जाए उरूज था। अब तो चलें, खैर इस पर फिर कभी बात कर लेंगे। 1999 का वर्ल्ड कप, इसका मैं आपको बताता हूँ ना। प्लीज़, ये जब इन्होंने इस मैच में वो परफॉर्मेंस दी 143 वाली, तो मैं अपने वाले साहब के साथ बैठा हुआ था, पैनासोनिक का छोटा सा रेडियो था। अच्छा, कमेंट्री सुन रहे थे। अच्छा, और बस वो सलीम मलिक ही हो रहा था। वाह, यानी वो सारा दिन इन्हीं की तारीफ चल रही थी। तो इमेजिन करें, एक यंग लड़का वाले साहब के साथ बैठे हुए हैं और इनका नाम चल रहा है पूरा दिन। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, आपके दिमाग के अंदर एक हीरोइज्म बन रहा है कि यार ये ऑस्ट्रेलिया को, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को एक ही बंदा है जो फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, फॉलो ऑन हो गया है, मैच बचाया जा रहा है। और सारा दिन जो है हम लोग ग्लू होके बैठे हुए हैं, और छत पे हम लोग बैठे हुए थे और साथ में मोहल्लेदार भी आ गए, और वो रेडियो लगा हुआ है और छत के ऊपर ही खाना खाया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कम अज़ कम जो है वो पूरे दिन में कुछ 200-250 दफ़ा सलीम मलिक चल रहा था। तो हमारे कानों में ये जो है ना आवाज़ें चलती नाम गूंजता रहा। तो हम लोग जो इस तरह जो क्रिकेट लवर्स होते हैं, जो यंग लड़के होते हैं, जब वो सुनते हैं तो उनके अंदर भी एक तमन्ना पैदा होती है फिर यार कि यार जिस तरह इन्होंने किया हम भी करें। सोचा था उस वक्त कि जिस नाम को बार बार सुन रहे हैं उनके साथ खेलने का मौका बाद में? मैं आपको बताता हूँ कि यही चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर एक रोशनी, चिराग जला देती है कि यार हम भी कुछ करना चाहेंगे, हमें भी ऐसा करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। तो वो मैच जो था हमने छत पे बैठ के रेडियो पे सुना और इनके नाम सुनते रहे। अच्छा, उसके कुछ अरसे के बाद, कुछ साल के बाद, जो 1999 के वर्ल्ड कप में आपने हैट्रिक स्कोर की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। हैट्रिक बजाते खुद कितना मुश्किल, क्योंकि 2 विकेटें ले ली आपने। जाहिर अगले बैट्समैन की कोशिश होती है मैं स्कोर ना भी करूं, मैंने आउट नहीं होना है, और 2 हैट्रिक्स टोटल आपकी हैं। लेकिन मैं वर्ल्ड कप की इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में हैट्रिक करना बहुत बड़ी बात है। मैं सेकंड स्पेल में आया था, पहले स्पेल में हमने काफ़ी मैच हमारे हाथ में आ चुका था। तो मैं अज़हर महमूद से बात कर रहा था, मेरे से पहले उसकी ओवर्स चल रहे थे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अंजू कैसा जा रहा है? कह रहा है यार मेरा हैमस्ट्रिंग थोड़ा खिंच रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर ज़बरदस्ती ना कर, वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और अगले मैचेस में हमने जाना है, तो ऐसे ज़बरदस्ती करेगा, ये निगल इंजरी में चला गया, तुम टीम से बाहर ना हो जाओ। तो मेरी और उसकी डिस्कशंस हो रही थी ऐसे। मैंने कहा मैं ख़ुद नहीं कुछ कहूँगा, ये ना हो कि कोई ये कह दे कि यार ये लालची है, ये खुद आना चाह रहा है, ओवर कराना चाह रहा है। मैंने कहा देख तुमने खुद असेस करना है, क्योंकि हम दोनों अंडर 19 इकट्ठे खेले हुए थे, तो वाइल प्लेइंग आप ये चीज़ें असेस कर रहे होते हैं। तो अज़हर ने कहा यार 1 ओवर और कर लो। मैंने कहा देख ले, जोर ना लगाएं इतना ज़्यादा। फिर मैंने कहा देख तेरी कॉल है, मैं ऐसे तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तो आगे देख रहा हूँ। अच्छा वो ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लेते हैं, आप ब्रेक लेके मुकम्मल कर लें अपनी बात। एनीवे लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, जब मैं आया दोबारा स्पेल करने के लिए अज़हर महमूद के बाद, देखिए जब आपकी हैट्रिक होती है ना, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा ये फार्मूला था, इंटेंशन, इमेजिनेशन, एग्जीक्यूशन, ऑब्जर्वेशन। तो मेरी जो नीयत थी पहले गेंद की, वो मैंने उसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। दूसरा गेंद प्रोसेस ऐसे बनाया ही था
तो दूसरे में भी पता था कि ये ऐसे आउट होगा, और तीसरे गेंद पे भी पहले से ही आपके घंटी बजनी शुरू हो जाती है कि आपको विकेट मिलेगी, आपकी फीलिंग बन जाती है। और वो फीलिंग जो है और वो मिर्च फीलिंग रिकॉर्ड बनी की और शक्ल अल्लाह में ने वो नजर इज्जत दे दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय क्लियर मैन। तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। आज के मैच पर भी बात करेंगे। कराची किंग्स बमुकाबला हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और इन दोनों के दरमियान इसी PSL में सीजन 10 में एक मैच पहले भी हो चुका है जो कि जीत रखा है कराची किंग्स ने। लेकिन इस मैच पर बात करने से पहले मैं हम चूँकि लेजेंड्स की बात कर रहे थे, तो एक पार्टनरशिप का ब्रेक के दरमियान जो है हम बात कर रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी कुछ पार्टनरशिप। जनाब आप दोनों की इस वक्त तो पार्टनरशिप चल रही है इस ट्रांसमिशन में। क्रिकेट में भी आपने इंडिया के अगेंस्ट कोई पार्टनरशिप बना रखी है? जरा हवाल मुख्तसरन उसका भी बता दीजिए। कनाडा में मैच काफ़ी फंस गया था। मेरी और सलीम भाई की पार्टनरशिप लगी थी, इन्होंने 70 आउट किए थे, मेरा कोई 12-13 ही होगा, 14 डाला था लेकिन आपने। हाँ, मगर ये मुझे लेके चल रहे थे। अच्छा। और बहुत ही आंकड़े का मैच था, बहुत ही यानी हाई वोल्टेज मैच था, लो स्कोरिंग थी, गेंद स्विंग भी हो रहा था, सीम भी होता था वहाँ पे, महांती शांति गंगुली भी बड़ा बना हुआ था, और स्पिनर्स का भी जोशी कुंबले ये वो सही। तो वहाँ पे सलीम भाई ने आखिरी ओवर की, मेरा ख्याल है कि चौथी या पांचवीं पे चौका मार के ना पॉइंट पे, तो हम लोग मैच जीते थे। तो आपको याद है वो मैच? वो उस मैच की जो है ना, उस मैच में मैंने बैटिंग का प्रेशर हैंडलिंग और किस तरीके से पार्टनरशिप में काम करना है, उसका मुझे फ़ायदा हुआ। फिर अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ मेरी और वकार भाई की ब्रिस्बेन में पार्टनरशिप लगी, इस मैच की वजह से वो मुझे सीखने जो कि बाद में हमने इनिंग्स आपकी देखी भी है टेलेंडर के तौर पे भी आपने, लेकिन वो हम उस पर कल बात करेंगे क्योंकि अभी जाहिर है आज के मैच की भी गुफ्तगू करनी है। वो मैच याद है आपको, ये वाला जो पार्टनरशिप का? वो भूल सकता है, मैच जीते थे हम। मुझे याद है जब सकी अंदर आया ना तो वो विकेटें गिर रही थी, तो सकी को मैंने कहा सकी सिंगल कर लेगा यार। सकी ने कहा मैं आप फिक्र ना करें, मैं आउट नहीं होता। मैं कहा तू आउट नहीं होएगा तो हम ये मैच जीत जाएंगे। और उस मैच में फिर सकी वाकई नहीं आउट हुआ। सकी का ये था कि ये बैट बॉलर इसको आउट नहीं कर सकता था, ये पूरी बारी लेता था। सही। इसी तरह एक अगला मैच सकी, उसके बाद एक मैच हुआ, वो मैच हम हारे। उसके हारने की वजह ये थी कि जब सामने वाले बैट्समैन को मैंने कहा ना कि यार तू रोक लेगा, सिंगल कर लेगा, उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता, आपको ही खुद करना पड़ना है। वो मैंने चांस लिया, या उसमें भी 22 स्कोर चाहिए था 2 ओवरों में, तो मैंने चांस लिया, मैं को 10 कर गया तो मैं आउट हो गया, और वो मेरे शोल्डर पे बॉल लगी थी। उसके बाद बड़ा शोर मचा कि जी ये शोल्डर पे जान के मार के आउट हुआ है। तो ये मैं वो बड़ा मिस करता था कि काश सकी होता सामने तो ये हम मैच जीत सकते थे। बिल्कुल ठीक है, ये जी यादें हैं जो हम ताज़ा करते रहेंगे। और आपको एक और बात भी बताऊं, मैं जिस सकलैन मुश्ताक को आप स्पिनर के तौर पर जानते हैं, देखते हैं, ये जब इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की तो फास्ट बॉलर के तौर पर आए थे, बनना भी शायद चाहते थे, उस पर कल लेकिन हम बात करेंगे। आज की गुफ्तगू करते हैं। मैच होने जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का। मलिक साहब, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स एक मैच इस सीज़न में खेल चुके हैं जिसमें कराची जीता था, 175 रन उन्होंने बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 119 पे आउट हो गई थी। आज के मैच में जो अभी तक इनकी चल रही है टेबल पर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कराची किंग्स दूसरे नंबर पर है, 5 मैचेस खेल रखे हैं, 3 जीते हैं, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो सेकंड लास्ट नंबर पर है, 3 मैचेस खेले हैं, 1 उन्होंने जीता है। आज के मैच के हवाले से वैसे ओवरऑल भी देखें तो ये कराची 7 जीती है और वो 12 जीती हुई है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि हर सीज़न एक डिफरेंट टीम होती है आपकी, आपको पिछले मैचों पे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है क्वेटा स्टार्ट तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिया था, मगर मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना अच्छा इस सीज़न में खेल रही है। उनका कम्बिनेशन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके आप देखें अभी उन्होंने ख्वाजा को फिर खिलाया जो पिछले साल बड़ा अच्छा 150 किया था उसने, मगर ओवरऑल अगर देखें रॉसो उनका कोई स्कोर नहीं कर रहा, जिन पे वो मेन जो पिछले कई सीज़न से स्कोर कर रहा था। मेरा ख्याल ये ऑलमोस्ट कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं फिर वो वेटरन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो उनकी परफॉर्मेंस शायद वो नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है कि इनको जो है ना, आमिर को भी अगर देख लें तो वो भी उस एज पे आ चुका हुआ है कि अब वो उसकी वो पेस नहीं रही। वो जिस दिन उसका अच्छा होता है वो अच्छी है, तो एग्रेशन उनकी बॉलिंग से ज़्यादा एटीट्यूड नज़र आ रहा है, लेकिन बॉलिंग में शायद दूसरा एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न है कि एज थोड़ी सी हो गई है, तो वो उसमें जोर लगाना पड़ता है। अच्छा ठीक, मगर ये क्वेटा स्ट्रगल कर रही है बिल्कुल बनिस्बत। बिल्कुल ठीक। सर आज का मैच क्वेटा को जीतने के लिए
स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तीनों फॉर्म में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों चीज़ों में इनको मात देनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग तो कराची किंग ही लग रहा है। कराची किंग की तरफ से परफॉर्मेंसेज आई हुई, जेम्स विंस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई हुई है, वार्नर फॉर्म में आया है पिछले मैच में, वो लेके चलेगा, अपने मोमेंटम को लेके चलेगा। नबी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, खुशदिल शाह अच्छे नॉक में नज़र आ रहा है, अब्बास ठीक कर रहा है, हसन अली टॉप क्लास बॉलिंग कर रहा है, मीर हमजा भी बुरा नहीं है। तो 6 लड़के जो ऐसे हैं जो कि गेम चेंजर मैच विनर अप्रोच के साथ पैकेज नजर आ रहा है इनकी नज़र टीम आ रहा में है। इधर आपको पैची परफॉर्मेंसेज नज़र आ रही हैं, साउथ का उस तरह का नज़र नहीं आ रहा, फिन वो भी फॉर्म में नहीं है। हसन नवाज ने एक 100 किया था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद आया है और आके थोड़ा सा रस्टी लग रहा है, कुछ इस तरह नहीं है। मेंडेस का भी कोई इतना नहीं, रायल रूसो, फ़हीम अशरफ, एबर्ट, आमिर की भी पैची परफॉर्मेंस रही है, 2 मैचों में अच्छी हैं, बाकी में नहीं है। अबरार एक ऐसा बॉलर है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। अली माजिद उन्होंने लेके आए थे पिछले मैच में, उसने ठीक परफॉर्मेंस दी थी, बट जो कराची की तरफ से परफॉर्मेंसेज आ रही हैं तो लगता तो ये है कि 60% कराची को देना चाहिए और 40% जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर को देना। ये नेवर नो, T20 है, इसमें किसी वक्त भी। हाँ, दोनों की कप्तानी को आप किस तरह से देखिए, डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है और उसकी कप्तानी जो है वो कदरे बेहतर है साउथ शकील से। वो नया है, इस फॉर्मेट में आया है, बट उसने उसके कुछ फैसले तगड़े और काफ़ी पॉजिटिव हैं डेविड वार्नर। सही सर, आज एक तो ये 60-40 सिक्लान मैंने कह दिया, आपकी परसेंटेज क्या है जी आज के मैच के लिए? और दूसरा मैं कप्तानी पे आपसे भी जानना चाहूँगा। यार ये इसमें कोई शक नहीं कि सकी ने, मेरा ख्याल है कि मुझे कोयटा थोड़ी बेहतर टीम आपको बेहतर नजर आ रही है, और इसके बावजूद वो मैच हार चुके हैं कराची किंग्स से, इसके बावजूद आपको लग रहा है कोयटा नहीं, कराची, सॉरी कराची मुझे, मैं तो पहले भी कह चुका था, अच्छा सॉरी कराची ऑब्वियसली बहुत बेहतर टीम है, कराची बेहतर टीम है। और कप्तानी का जहाँ तक ताल्लुक है तो डेविड वार्नर का और उसका यंगस्टर है, वो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक, कोई मैच नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। कराची किंग्स जो है वो बेहतर पोजीशन में है हमारे पैनलिस्ट के मुताबिक। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है, इजाज़त दीजिए PSL हंगामा से, अल्लाह हाफ़िज़।